7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमने चैप्टर 3 में कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, उनको हम कंक्लूड करेंगे और फिर इसके बाद इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये दो काम है, कंसेप्ट रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन वाले कंसेप्ट, प्लस दूसरी चीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन। ये दो चीजें हमने आज के लेक्चर में, प्रैक्टिस क्वेश्चन चूंकि तादाद ज्यादा है तो आज सिर्फ यही हम दो चीज़ें डिस्कस कर सकेंगे। जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट रह गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो कल कंसेप्ट वाइज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, ठीक है। लेकिन फिर इस चैप्टर के एमसीक्यूज हमने वो भी चूँकि डिस्कस करते हैं, वो परसों की क्लास में डिस्कस होगा। स्टार्ट करें जी। अच्छा, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स, ये कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें छोटे छोटे डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट की जो डायरेक्टर्स पे अप्लाई होती हैं। जरा आगे चलने से पहले मैं क्विक रिवीजन कर दूं, रिकॉल कर दूं कि आपको कंसेप्ट याद है। लोन आर गारंटी टू डायरेक्टर्स, क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है? ऐसा जवाब है, बिल्कुल लोन दे सकती है, लेकिन कंडीशंस क्या हैं? एक मेंबर्स ने ऐसे अप्रूवल ली हो, और दूसरा अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन की अप्रूवल भी जरूरी है। फिर इसके बाद पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और गिफ्ट टू मेंबर्स, क्या एक कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है? पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या एक कंपनी अपने मेंबर्स को गिफ्ट दे सकती है? एजीआई में सारे मेंबर्स को बुलाया और उसमें कुछ गिफ्ट दे सकती है? नहीं दे सकती। सिर्फ एक चीज दे सकती है, वो है डिविडेंड। गिफ्ट नहीं दे सकती, उसमें टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा डिविडेंड के ऊपर। फिर असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस में मैंने आपको एक चीज बताई थी। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है कि पक्का डायरेक्टर परमानेंट बेसिस के ऊपर अपनी पोजीशन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे, ये वो नहीं कर सकते। लेकिन टेम्परेरी बेसिस के ऊपर हाँ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टर को जिसको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अपनी पोजीशन ट्रांसफर कीजिए, उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर। लेकिन इसकी भी कंडीशंस है। अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत हो, और वो डायरेक्टर जिसकी जगह पे अपॉइंटमेंट हो रही है 90 डेज या ज्यादा पीरियड के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, ठीक है। और जैसे ही वो डायरेक्टर वापस आएगा, ये अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर खत्म है इसलिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एग्जाम में अगर आपसे सिर्फ इतना भी पूछ लेना कि क्या असाइनमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर पॉसिबल है, तो आपने सिर्फ असाइनमेंट के तक अपने सोल्यूशन को नहीं रखना, बल्कि इसे आगे लेके चलना है। आपने अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की बात भी लाजमी करनी है। ये चीज याद है ना आपको? चाहे क्वेश्चन में सिर्फ वो असाइनमेंट का वर्ड यूज करे, अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर का वर्ड यूज ना भी करे, स्टिल आपने अपने सोल्यूशन में असाइनमेंट के साथ साथ अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को डिस्कस करना है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? मैक्सिमम डायरेक्टरशिप। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप में क्या डिस्कस किया था कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 5 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, जिसमें सब्सिडरी कंपनीज को हमने काउंट नहीं करना। यही डिस्कशन हुई थी ना इस कंसेप्ट के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में। जी कोई क्वेश्चन है, पूछ ले। नहीं, जो डायरेक्टर्स जा रहा है उसके लिए उसके लिए टाइम पीरियड है 90 डेज तक। एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 90 डेज आर मोर, 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, अगर वो 30, 40, 50, 60 दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो फिर अल्टरनेट सब्सिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि फिर उसने अनकरीब वापस आ जाना है। तो जो भी मीटिंग होगी, एक आधी मीटिंग शायद उस पीरियड में हो जाए, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, फिर उस सूरत में अपॉइंटमेंट नहीं होगी अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की। अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी है टाइम पीरियड 90 डेज से ज्यादा का। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट्स की तरफ। पहले रिम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स को दो तरह की रिम्यूनरेशन मिलती है, रूल एक ही है, लेकिन चूंकि टाइप्स ऑफ रिम्यूनरेशन डिफरेंट टाइप्स से हमने उसको अलग अलग डिस्कस किया है। पहला रिम्यूनरेशन कौन सी किस्म की? फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अलावा जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती, डायरेक्टर्स को सैलरी नहीं मिलती, बल्कि क्या मिलता है? मीटिंग्स अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है वो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है, हो सकता है वो 1 लाख रुपया पर डायरेक्टर हो एक मीटिंग अटेंड करने का, हो सकता है 1.5 लाख, हो सकता है 2 लाख। समटाइम उन्होंने कैटेगरी स्केल्स बनाए होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के स्केल्स होते हैं ना, कि जो 15वें ग्रेड का ऑफिसर है उसकी ये सैलरी होगी, 16वें ग्रेड का ऑफिसर ये सैलरी, 17वें 18वें ये सैलरी। उसी तरीके से स्केल आर्टिकल्स में लिखे जा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा डायरेक्टर जिसका एक्सपीरियंस 5 साल है, उसको एक मीटिंग अटेंड करने का 50,000 तक 50,000
तक पैसे दिए जाएंगे। अगर उसका 10 साल तक एक्सपीरियंस है तो 1 मीटिंग अटेंड करने का 1 लाख तक पैसे दिए जाएंगे। ये जो स्केल्स है ना, ये या तो आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं या ये आर्टिकल्स में लिखे होने चाहिए। अब आर्टिकल्स में लिखे होते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 लाख तक, लेकिन अगर किसी को हमने डायरेक्टर मीटिंग में बुलाना है, पैसे देने हैं, तो समटाइम उससे निगोशिएशन करते हैं, सर 1 लाख तो ज्यादा, आप 70,000 पे आ जाए। कोई डायरेक्टर 70,000 पे हो सकता है मान जाए, कोई 80,000 पे मान जाए। तो ये जो आगे अप्रूवल है ये मेंबर्स या डायरेक्टर्स देंगे। आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि मेंबर्स तो से समझ में आता है। एक तो ये कि आर्टिकल्स में स्केल्स अप्रूव कर दिए, ये तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। फिर वो स्केल है एक तरह से रेंज कि 50,000 तक रिम्यूनरेशन दी जाएगी, 1 लाख तक रिम्यूनरेशन। इस रेंज के अंदर किस जगह पे आके फाइनल करना है रेट, ये इसकी अप्रूवल, फाइनल रेट की अप्रूवल मेंबर्स देंगे या डायरेक्टर्स देंगे। इंटरेस्टिंगली डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन में डायरेक्टर्स भी अप्रूव कर रहे हैं रिम्यूनरेशन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है डायरेक्टर अपनी मर्जी से जो मर्जी रिम्यूनरेशन अप्रूव कर दे एक दूसरे को। आर्टिकल्स के मुताबिक की जाती है, जो आर्टिकल्स में स्केल अप्रूव हुए होंगे उसके मुताबिक, उसके अंदर आते हो, यानी रेंज बता दी गई, इस रेंज के अंदर अंदर अप्रूवल करनी है। और वो भी उन्होंने कहा बेहतर यही है मेंबर्स खुद करें, लेकिन अगर मेंबर्स नहीं करते तो वो फिर डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। तो ये है। अच्छा, मीटिंग्स अटेंड करने का भी रूल भी यही है, और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज डायरेक्टर से ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। जैसे डायरेक्टर से कहा जाए आप मीटिंग का चेयरमैन बन जाए, या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी डिपार्टमेंट में कोई फ्रॉड का खतरा है, रिस्क है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक्स्ट्रा काम दे दिया। या किसी डायरेक्टर से कहा कि हमने अपने बिजनेस की नई ब्रांच ओपन करनी है सियालकोट में, आप जरा उधर जाके वैल्यूएशन करें, फिजिबिलिटी बनाएं, तो डायरेक्टर से कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाए। एक तो रूटीन नेचर का काम है ना मीटिंग अटेंड करनी, एक एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ली जा सकती हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज की भी अगेन रूल क्या है रिम्यूनरेशन, कि या तो वो कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक डिसाइड की जाएगी। कौन कौन डिसाइड कर सकता है, मेंबर्स भी और डायरेक्टर्स भी। तो क्लियर हो गया। तो वन वर्ड आंसर क्या हुआ कि डायरेक्टर को जो भी रिम्यूनरेशन दी जाएगी, चाहे बोर्ड मीटिंग की हो चाहे एक्स्ट्रा सर्विसेज की हो, वो डिटरमिन की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। और अप्रूव कौन करेंगे, फाइनल मेंबर्स या डायरेक्टर्स। क्लियर हो गया ये रिम्यूनरेशन वाला जी। मीटिंग्स की फीस मिलती है, सैलरी नहीं, मैंने लफ्ज़ बोला। हाँ, फुल टाइम डायरेक्टर वो सैलरी ले सकती है। तो मैंने लेक्चर के दौरान में कह दिया ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सैलरी मिलेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अलावा जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें नॉर्मली सैलरी वगैरह नहीं मिलती, मंथली फीस मिलती है। मीटिंग अटेंड करेंगे पैसे मिलेंगे, मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे नहीं पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन। अच्छा बताइए, क्या डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? होनी चाहिए डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन जी। रेम्यूनरेशन, हाँ, एक तो है जो कि उनके ट्रांजैक्शन ऐसी है, सैलरी की पेमेंट करनी है, जैसे रेम्यूनरेशन पे करनी है उन्हें, वो भी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर्स है, लेकिन वो रूटीन नेचर की है। इससे हटके कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि नहीं, ये बता। जजमेंटल क्वेश्चन है, क्या डायरेक्टर के साथ सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है होनी चाहिए? ऑर्डिनरी को आपने कहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो हो सकती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि होनी चाहिए, हो सकती है, और कितनों का ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें क्या कबाहत लग रही है आपको? भाई बाहर की दुनिया से भी तो ऐसा सेल परचेज करने हैं, आपने एक गाड़ी बेचनी है, आपने एक फैक्ट्री के लिए लैंड एक्वायर करनी है, बाहर की दुनिया से भी किसी बंदे से तो हाँ, ये बहुत सबसे बड़ा रिस्क है कि डायरेक्टर्स हो सकता है आर्म लेंथ बेसिस पे हमें वो एसेट ना दे कंपनी को। हो सकता है कि अगर बेचने की बारी है, यदि कंपनी ने बेचना है तो डायरेक्टर कहे दूसरे लोगों को बेचना है, मुझे बेच दो। हम कहे अच्छा ठीक है तुम्हें बेच देते हैं, तो डायरेक्टर 10 लाख वाली चीज हो सकता है 1.5 लाख में ले ले। खरीदने की बारी है तो 10 लाख वाली चीज हो सकता है 20 लाख में खरीद ले कंपनी। इससे एग्री करते हैं कि डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शंस में रिस्क है कि वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो सकता है ट्रांजैक्शन ना हो, वो वैल्यू से कम या ज्यादा हो। अगर कंपनी खरीदना चाह रही है तो हो सकता है डायरेक्टर ने वैल्यू ज्यादा लगा दी हो, अगर बेचना चाह रही है हो सकता है वैल्यू कम लगाई हो। ये बिल्कुल रिस्क है, ठीक है। लेकिन याद रखिए इस रिस्क को एड्रेस किया गया है, ये नहीं कहा गया कि डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकती। हो सकती है, हो सकती है, लेकिन ये जो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है, इस रिस्क को एड्रेस किया गया है। ये किस तरीके से एड्रेस किया गया है ये हम डिस्कस करने लगे हैं अभी आज। कहता है जो ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ होती है ना, वो दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है नॉन कैश ट्रांजैक्शन
और एक हो सकती है कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश और कैश में फर्क पता है? जैसे सैलरी पे करना कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन याद रखिए, लॉ में वर्ड कैश ट्रांजैक्शन का ये मतलब नहीं होता कि आपने कैश करेंसी नोट्स में पेमेंट करने हैं। कैश का मतलब ये होता है कि हाँ जी इन टर्म्स ऑफ मनी, बैंकिंग चैनल भी कैश ही समझा जाता है। यानी अगर किसी डायरेक्टर को हमने सैलरी पे करनी है और हमने कैश के बजाय उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, तो हम उसे कह सकते हैं कि हमने सैलरी कैश में ही पे की है। हाँ, अगर सैलरी कैश में पे करने के लिए पैसे नहीं है और हमने भाई ऐसा करो, हमारी कंपनी घी के डब्बे बनाती है, ऐसा पास में हुआ है, आप ऐसा कीजिए 1000 घी के डब्बे ले जाएं और मार्केट में बेच दें और अपनी सैलरी रिकवर करवा लें, तो इस सूरत में से क्या कहेंगे? क्या ये सैलरी इन कैश है? ये इन काइंड है। इसे इन काइंड भी कह सकते हैं, इसे नॉन कैश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शंस मना नहीं है। डायरेक्टर ट्रांजैक्शंस मना कर सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि रिस्क है कि डायरेक्टर्स डंडी मार सकते हैं, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड की गई हैं। जैसे एक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर तो डायरेक्टर के साथ या उसके किसी रिश्तेदार के साथ, रिश्तेदार भी इस प्रोविजन में कवर हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन की गई हो ना, उसे कनेक्टेड पर्सन समटाइम कहा जाता है, या रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शन की एक तो ये कि वो डायरेक्ट बाकी जिस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है ना उस ट्रांजैक्शन में, वो बाकी डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करे। एक तो ये रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोज करने का मकसद क्या पीछे वाला, ताकि ये जब वो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर रहे हो ना, तो ये डायरेक्टर साइड पे होकर बैठ जाए, ये उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे ट्रांजैक्शन को। ठीक है, और अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा रिस्की है तो फिर इसकी मेंबर से अप्रूवल भी लेनी होती है, डायरेक्टर के साथ साथ मेंबर से अप्रूवल। जैसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा होती है। तो दो कंसेप्ट है हमारे कंपनी लॉ में, दोनों रिलेट ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर से करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। एक कंसेप्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, एक है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स। दोनों में फर्क है। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्टर का किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, डिस्क्लोज किसको डिस्क्लोज करे? दूसरे डायरेक्टर्स को। ये अलग कंसेप्ट है और जरूरत पड़ने में मेंबर्स को भी किया जा सकता है। ये अलग कंसेप्ट, ये हमारे इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको बता दिया कि ये भी कोई कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के साथ नॉन कैश। इसका मतलब दोनों कंसेप्ट को सामने रख के जो हमें मैसेज मिला ना, वो ये कि डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करना टोटली मना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इसकी अप्रूवल से ली जाती है, या तो डायरेक्टर से, दूसरे डायरेक्टर से, या मेंबर से। आज का जो हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली मेंबर्स की अप्रूवल से रिलेट करता है। ठीक है, वो किससे रिलेट करता है? मेंबर्स की अप्रूवल से। आगे चलते हैं हम। डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या तो ट्रांजैक्शन कैश की होगी या नॉन कैश की होगी। अप्रूवल वगैरह की कहानी हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सॉरी ये डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट की कहानी किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अप्रूवल की बात कर रहे हैं। कैश ट्रांजैक्शन है, थ्रू बैंक होनी चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू। अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, एग्जांपल कैश की, सेल और परचेज ऑफ एसेट्स इन काइंड। इन काइंड सुना हुआ ना आपने, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। इन कैश ट्रांजैक्शन की कोई एग्जांपल दे सकते? इन काइंड ट्रांजैक्शन की डायरेक्टर के साथ कौन सी ट्रांजैक्शन काइंड की जाएगी? कोई एग्जांपल दीजिए। घी के डब्बे चले, वो तो मैंने एग्जांपल दे दिया। इसके अलावा लैंड, फैक्ट्री के लिए कोई लैंड चाहिए। इंडस्ट्री आपकी, ये पूरी कंपनी डायरेक्टर को दे दें और बदले में डायरेक्टर क्या देगा? हो गए घी के डब्बे छोड़ दे, घी के डब्बे पसंद आ गए। तो ये इन काइंड, अगर इन काइंड ट्रांजैक्शन है उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी, और मेंबर्स की अप्रूवल के लिए क्या होगा? जनरल मीटिंग। मेंबर्स कहां अप्रूवल देंगे? जनरल मीटिंग में अप्रूवल देंगे। जनरल मीटिंग के लिए नोटिस इशू किया जाएगा। उस अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए ना, तो उसके लिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए रेजोल्यूशन में इसको डिस्कस करेंगे और किसी वैल्यूअर से उस एसेट की वैल्यूएशन लगवाएंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, इस प्रोविजन को डिस्कस करने से पहले
मैं ये देखना चाह रहा हूं आपको कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन में फर्क बता दिया कि नहीं। कंपनी ने एक गाड़ी बेचनी है, डायरेक्टर ने कहा 8 लाख की मुझे बेच दे, कैश ट्रांजैक्शन है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन है, डायरेक्टर गाड़ी लेके 8 लाख कैश में पे करेगा, चेक देगा, ये कैश ट्रांजैक्शन है। कंपनी ने कहा हमने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, डायरेक्टर ने कहा 2 करोड़ की मैं खरीदता हूं, ये लीजिए चेक, भी कैश ट्रांजैक्शन है, शाबाश। डायरेक्टर ने कहा लैंड मैं खरीदता हूं 2 करोड़ की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, या मेरे पास भी कोई बदले में लैंड है किसी दूसरे एरिया में, आप वो ले लीजिए, ये है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होगी, और अप्रूवल जिस नोटिस मीटिंग का इशू करेंगे उसमें नोटिस के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करनी पड़ेंगे। क्या भला? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट, क्योंकि इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? कि डायरेक्टर डंडी मार सकता है, वो ये कह सकता है कि भाईजान कंपनी की जो प्रॉपर्टी है ना इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, और जो मेरी प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। तो क्या डायरेक्टर्स के कहने पे तो पार कर लेना चाहिए? नहीं, कि किसी वैल्यूअर को एंगेज करके उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए, वो रिपोर्ट साथ अटैच की जाएगी ताकि पता चले दोनों चीजों की मार्केट वैल्यू क्या है, क्या ये ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू के ऊपर हो रही है कि नहीं हो रही। यही बात कर रहा है वो। नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन शैल मेंशन पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग वैल्यूएशन, यानी अप्रूवल होगी मेंबर्स की जनरल मीटिंग में, इस जनरल मीटिंग के नोटिस में डिटेल्स होगी कि किस चीज के बदले में ट्रांजैक्शन हो रही है और उन चीजों की वैल्यू क्या है। इसमें सबसे अहम कंसेप्ट जो है ना ये वैल्यूएशन का है, जो ये इंश्योर करता है कि अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ना हुई हो। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन आल्सो अप्लाइज ऑन डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। अगर कोई पर्सन इस कंपनी का डायरेक्टर है और होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है, होल्डिंग कंपनी लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड लिखा हुआ है? होल्डिंग में एसोसिएटेड में फर्क है कि दोनों एक ही कंसेप्ट है? फर्क है, शाबाश, ठीक है। हाँ, एसोसिएटेड कंपनीज में होल्डिंग के अलावा और भी कंपनी सब्सिडरी भी आ जाती है। तो बहरहाल अगर वो जिस डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है वो होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है तो फिर होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स की भी अप्रूवल ली जाएगी, फिर होल्डिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज ऑन डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अगर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से ट्रांजैक्शन की जा रही है तो ये रिक्वायरमेंट उस सूरत में भी अप्लाई होगी, और उस सूरत में हमारी मेन कंपनी जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है उसके साथ साथ होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स की भी अप्रूवल होगी। कुछ क्लियर हुआ? चलिए, ये थे हमारे कंसेप्ट्स। बस अब क्या छुट्टी नहीं है, केस स्टडीज किसने करनी है? अब इस कल नहीं करेंगे, आज ही करेंगे। क्यों? खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो घर जाके खुद रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा ना आप, ठीक है। अभी हमें डिस्कस तो कर ले, डिस्कस, बल्कि आपकी आज की होम असाइनमेंट एमसीक्यूज को आपने प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी वजह से ज्यादा एक आधा एमसीक्यूज आपका स्किप होगा, बाकी तो अटेम्प्ट कर लेंगे ना। चलिए, अच्छा मुझे बताइए क्विकली, ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए? अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा जरा बुक को एक नजर मारे, कोई और कंसेप्ट रह तो नहीं गया इस चैप्टर में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा और कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया? चलिए एक दफा देख लें, आपके पास 2 मिनट है। मीनवाइल मैं जरा प्रोजेक्टर रेडी करता हूँ, लेक्चर को पॉज कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा सर वो इंडेमनिफिकेशन वाला कंसेप्ट जरा जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए। इंडेमनिफिकेशन में ये कहता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर अपनी किसी गलत हरकत की वजह से किसी मसले में फंस जाए, मुसीबत में फंस जाए, उसे कोई नुकसान हो जाए ना, तो कंपनी ने उसको कंपनसेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का अपना कसूर है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के बिहाफ पे वो किसी मसले में फंसा है, उस सूरत में कंपनसेशन कर सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्टर किसी लॉ की वायलेशन करता है, नेग्लिजेंट बिहेवियर के साथ काम करता है और कोई नुकसान हो जाता है, क्या कंपनी उसको इंडेमनीफाई करेगी, कंपनसेट करेगी? नो, नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी ने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन थी, उसकी बेस पे डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल कर दिया और डायरेक्टर ने अपने आप को डिफेंड किया, जिसमें वो इनोसेंट साबित हो भी क्या कोर्ट में। अब चूंकि ये केस डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं लड़ा, एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी हुआ है और उसमें उसका कसूर भी नहीं था। कैसे पता चला कसूर नहीं था? तो इनोसेंट साबित हो गया। तो इस केस के अखराजात को इंडेमनीफाई या कंपनसेट किया जा सकता है। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलिए अब जरा देखते हैं फिर। नहीं, नो थैंक यू, मुझे भी मौका दीजिए थैंक यू कहने का। आइए 24
मिस्टर आकिर वाज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ चलाक लिमिटेड। ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ ना हमने। चलाक he made an agreement with company by which it was agreed that he will not pay declared dividend to some of the shareholder for 2 years। हालांकि लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कसम है चीफ एग्जीक्यूटिव आपको कि आपने जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा, वादा करें 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे। वादा करा है, लॉ कहता है 15 वर्किंग डेज के अंदर डिविडेंड की पेमेंट होगी। इन्होंने कहा कंपनी को कि आपके पैसे जाया होंगे, शेयर होल्डर को जरूरत नहीं आपको ज्यादा, मैं 2 साल तक पेमेंट नहीं करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि चूंकि लॉ ने कहा हुआ है तो मैं लॉ की वायलेशन करूंगा, तो लॉ की वायलेशन करे तो या तो वो जेल में डाल देते हैं या जुर्माना आयद करते हैं। तो अगर मेरे पे कोई जुर्माना लगाना तो ए कंपनी, चूंकि मैं आपके लिए कर रहा हूं, कुर्बानी दे रहा हूं, लॉ की वायलेशन कर रहा हूं, नेग्लिजेंस कर रहा हूं, तो आप मुझे कंपनसेट करेंगे। कंपनी एग्रीड टू कंपनसेट हिम इफ एनी फाइन इज इंपोज्ड ऑन हिम ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन टाइमली बेसिस। अब याद रखें डिविडेंड की टाइमली बेसिस की पेमेंट लीगल रिक्वायरमेंट है। कमेंट ऑन लीगैलिटी ऑफ द अबव एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। क्यों एग्रीमेंट वॉइड है? नेग्लिजेंट या क्रिमिनल बिहेवियर की इंडेमनिफिकेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, बिलाल इज वर्किंग एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ शाइनिंग स्टार लिमिटेड SSL. Asad filed legal case against Bilal alleging that Bilal has misappropriated SSL's funds to the tune of ₹10 million. असद ने केस फाइल किया, उसने कहा ये तो फ्रॉड करता रहा, 10 मिलियन का फ्रॉड किया इसने। बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड बाय बिलाल द कोर्ट एक्विटेड बिलाल। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बेस पे कोर्ट ने बिलाल को, कैन बिलाल बी इंडेमनिफाइड? क्यों? इनोसेंट साबित हो, और केस भी कंपनी से रिलेट करा था। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर बिलाल के घर का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो और उसमें भी बिलाल इनोसेंट साबित, तो उसके जाती अखराजात के भी पैसे कंपनी देगी, नहीं। वह कंपनी से केस कंपनी से रिलेट करना चाहिए। उसमें अगर बिलाल इनोसेंट साबित होता है उसको इंडेमनिफाई क्या, ये पिछले वाले रूल की एक्सेप्शन है। पिछले वाला रूल क्या था? नो इंडेमनिफिकेशन फॉर नेग्लिजेंट और इलीगल बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर्स। उसकी इंडेमनिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर इनोसेंट साबित हो जाए इसकी इंडेमनिफिकेशन है। आगे चलें जी। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन। इलेक्शन, अच्छा ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके ऊपर ये कंसल्ट बेस कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने स्टूडेंट्स को, अब जरा देखिएगा इस दफा कितने स्टूडेंट हैं जो इंशाल्लाह इस दफा कंफर्म पास हैं आपकी क्लास में? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन आती है? हाथ उठाइए जरा। एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन नहीं, पहले हाथ उठाएं, टुके ना हमारे पास आती है 1 2 3 स्टूडेंट, 4 आते सुनाए। आपके मुंह पर लिखा हुआ है कि डेफिनेशन नहीं आती, आपको हाथ ऐसे उठा दिया। अच्छा बाल सही कर रहा है। नॉट बेनिफिशियल ऑनर, नॉट ड्राइंग रिम्यूनरेशन एक्सेप्ट मीटिंग फी, नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, गिव्स आउटसाइड व्यू, बिल्कुल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। अच्छा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जब हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी तो उसको एक लॉ ने सहूलत दी हुई थी, क्योंकि वो कंपनी के डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं ना होता, उसको लॉ ने सहूलत दी क्या कि कंपनी में अगर 2 नंबरी हो रही होगी, कोई तो फ्रॉड चल रहे होंगे, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सलाह मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी, अनलेस वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहा हो या उसके नॉलेज में हो फ्रॉड हो रहा है या उसने डिलीजेंटली काम ना किया हो। चलिए ये कंसेप्ट है। अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। कह इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2020। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिक्वेस्टेड मोहसिन एज वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियर टू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर एडिंग वैल्यू टू द बोर्ड। मोहसिन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भाईजान आइए, आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। Before responding to the offer of ETL's board, Mohsin has sought your advice on the following concern. मोहसिन कह रहा है जरा मुझे इन इश्यूज के ऊपर एडवाइस तो दीजिए। पहला, सिंस ही हैज नो रिलेशनशिप विद ETL, कह रहा है मेरा तो ETL के साथ कोई लेना देना, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इधर पेक्यूनरी, पेक्यूनरी मींस मॉनिटरी, और अदरवाइज मेरा तो कोई रिश्ता ना पैसों के लेन देन का और ना कोई और। कैन ही कंटेस्ट द इलेक्शन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? क्या कोई लेना देना ना हो फिर भी इलेक्शन को कंटेस्ट किया जा सकता है? यस, इसी सूरत में तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है कि जब उसका कोई लेना देना ना हो, ना एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, ना बेनिफिशियल ओनर के हिसाब से, ना वो कंपनी से कोई पैसे लेता हो। यानी पार्ट ए में हम कहेंगे बिल्कुल वो पॉइंट हो सकता है।
और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कंडीशंस लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए ये चीजें होना जरूरी है। और चूंकि उसमें लिखा हुआ है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का किसी किस्म का कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं होगा, बेनिफिशियल ओनरशिप का रिलेशनशिप नहीं होगा, इसलिए मोहसिन डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। समझ आती है बात के? सेकंड, वुड ही बी सब्जेक्टेड टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन, क्या अचानक ही उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ठोकी जा सकती है, उसके ऊपर डाली जा सकती है? दैट में राइज ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ अदर डायरेक्टर्स। और जो दूसरे डायरेक्टर्स के एडवर्स एक्शन, उनके गलत एक्शन की वजह से क्या मोहसिन को कोई लाइबिलिटी इंपोज की जा सकती है? नहीं, अनलेस, सिर्फ नो लिख देंगे कि अनलेस भी लिखेंगे? कंपनी लॉ में याद रखे, अगर जो एडिशनल कंडीशन या एक्सेप्शंस होती है ना, वो क्वेश्चन में ना भी पूछे, अगर मेन कंसेप्ट की कोई कंडीशंस हैं या एक्सेप्शंस हैं, वो हमने लाजमी लिखनी होती है, चाहे मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ना भी हो। जी हाँ, क्वेश्चन में सर लिखा हुआ है बिल्कुल कि दूसरे डायरेक्टर्स के एक्शन की वजह से, हम कहेंगे नहीं दूसरे डायरेक्टर की वजह से, लेकिन एहतियातन आगे वो बात भी लिख देंगे, दूसरे डायरेक्टर की वजह से वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपने एक्शन की वजह से जिम्मेदार होगा। हाँ, दूसरे डायरेक्टर्स के लिए भी तब जिम्मेदार जब उसी, तो फिर तो उसका अपना भी एक्शन हो जाएगा ना उसमें। एक मिनट, दूसरे डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया, स्मगलिंग की, मोहसिन जिम्मेदार है? यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना। दूसरे डायरेक्टर ने स्मगलिंग की, मोहसिन जिम्मेदार है, आप क्या लिखेंगे? यही नहीं लिखना था। अनलेस की बात किसने लिखनी है? नो, ठीक है। देखें, लॉ में इनकम्प्लीट आंसर भी गलत आंसर होता है, जिसमें कंडीशंस हो, एक्सेप्शंस हो और आप ना लिखें वो भी गलत समझा जाता है। पता चल? नो, तो बताइए आगे क्या लिखना है? नो, मोहसिन इज नॉट लायबल फॉर एडवर्स एक्शन ऑफ अदर्स अनलेस वो इन्वॉल्व हो। ये लिखा हुआ है, इन्वॉल्व का तो लफ्ज नहीं लिखा हुआ। एक्ट वाज डन विद हिज कंसेंट या ही डिड नॉट एक्ट डिलीजेंटली। मेरी समझ आया? मोहसिन को क्लियर कर दिया। इस क्वेश्चन में उसने क्या क्या पूछा? एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन पूछ ली और दूसरा प्रोटेक्शन पूछ ली। और यही दो चीजें तो हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पढ़ी। और पढ़ा क्या? और पढ़ा क्या? यही तो पढ़ा, डेफिनेशन नहीं पढ़ा। ये आगे चलते हैं। 26, आजाद लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी। अच्छा, क्या लिस्टेड कंपनी के बारे में आपको बताया हुआ है कुछ? लिस्टेड कंपनीज के बारे में बताया हुआ है कुछ? कमीशन का अप्रूवल, लेकिन वो तो लोन में रहते हैं। अभी तो मुझे नहीं पता कि लोन की कहानी आएगी कि नहीं आएगी। लिस्टेड कंपनी का ये बताया कि क्वेश्चन में टाइप ऑफ कंपनी को अंडरलाइन करना, ये बताया हुआ कि नहीं? और क्या क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसको खास तौर पे अंडरलाइन करना है? टाइप ऑफ कंपनी, लिमिटेड, पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, परसेंटेजेस, डेज, इन चीजों को अंडरलाइन करना होता है, डेट्स वगैरह को, क्योंकि हमारे कंसेप्ट इनके ऊपर बेस कर रहे होते हैं कंपनी लॉ में। आजाद लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी engaged in the business of manufacturing and supply of electrical appliances. Mr. Majnu, a director of AL, has applied for an interest-free loan from the company to be repayable in 5 years. उसने कहा डायरेक्टर है, उसने कहा मेरे को लोन दो, 5 साल में वापस कर दो। In view of provisions of Company Act 2017, describe the circumstances under which AL may grant loan to Mr. Majnu. कंडीशन बताइए। रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास हो। अच्छा बताइए, रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स था कि स्पेशल रेजोल्यूशन था? पक्की बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं था। शाबाश। और दूसरा? हाँ, एक, अच्छा आप सुनिएगा, इसमें से गलती निकालिएगा, लाइन बोलने लगा हूं। पहली कंडीशन ये है, अप्रूवल ऑफ मेंबर इज रिक्वायर्ड या रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर शुड बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। ये तो पहली, ये ओके है। दूसरा, इफ कंपनी कौन सी थी? आजाद लिमिटेड। इफ एएल इज ए लिस्टेड कंपनी देन अप्रूवल ऑफ कमीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। है ही। तो जब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन, उसके साथ इफ नहीं लगाना, उसके साथ लगाना एज एएल इज ए लिस्टेड कंपनी देयरफॉर अप्रूवल ऑफ कमीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। 2 नंबर और दोनों रिक्वायरमेंट्स हमने इंक्लूड कर दें। क्लियर हुई बात? दोनों कंडीशन कौन सी थी?
मेंबर्स की अप्रूवल, कमीशन की भी अप्रूवल। आगे चलते हैं 27, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू एनी ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग एंड परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। आज ही तो पढ़ा है, जाने की जल्दी थी ना, पढ़ा है ना, आज पहला दिन है, चाहे पढ़ा तो है ना, आज ही पढ़ा है। बताइए क्या प्रोविजन है? वो एक एक्स्ट्रा फॉर अटेंडिंग रिम्यूनरेशन फॉर बोर्ड में अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग या एक्स्ट्रा सर्विसेज कैसे डिसाइड होंगी? जो अटेंडिंग मीटिंग होगी वो हम अटेंडिंग मीटिंग होगी, वो इन अकॉर्डेंस में स्केल्स अप्रूव्ड इन आर्टिकल्स अप्रूव की जाएगी। और कौन करेगा? यानी आर्टिकल्स के स्केल को सामने रखते हुए अप्रूव कौन करेगा? मेंबर। और अगर मेंबर नहीं करते फिर डायरेक्टर। तो स्टूडेंट कहने का सर मैं बड़ा हैरान, मैं सारी रात सोचता रहा, मैं जब डायरेक्टर बनूंगा ना 1 मीटिंग का 1 करोड़ रुपया लूंगा, क्योंकि डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन डायरेक्टर ही डिसाइड कर रहे हैं। एक लगा, मैंने कहा भाई पहले आर्टिकल तो पढ़ लेना, आर्टिकल में लिखा होगा मैक्सिमम 1 लाख मिलेंगे, और फिर जो मैक्सिमम 1 लाख मिलेंगे ना वो भी हो सकता है मेंबर्स खुद अप्रूव करें, मेंबर्स खुद अप्रूव करें। लेकिन अगर मेंबर्स अप्रूव नहीं करते फिर डायरेक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद स्केल्स ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा, ये बोर्ड मीटिंग के लिए आर्टिकल में स्केल लिखे, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए नहीं लिखे होते। हालांकि रूल वही है कि आर्टिकल्स के मुताबिक मेंबर्स या डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा सर्विसेज की रिम्यूनरेशन अप्रूव करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विसेज के केस में आर्टिकल्स में स्केल नहीं लिखे होते। ठीक है, हो सकता है ये लाइन स्केल की बजाय ये लाइन लिखी हो कि रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज शैल बी डिटरमिन्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी या शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि एक्स्ट्रा सर्विस सारे डायरेक्टर तो प्रोवाइड नहीं करेंगे ना। अगर चेयरमैन है तो एक ही डायरेक्टर होगा, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है वो भी 1-2 डायरेक्टर की जिम्मेदारी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है 2 डायरेक्टर। ठीक है, वो स्केल क्यों स्केल का लफ्ज नहीं हुआ एक्स्ट्रा सर्विसेज के कंसेप्ट में? मीटिंग वाले कंसेप्ट में स्केल का वर्ड यूज हुआ है। देखिए 2 तरह की रिम्यूनरेशन पे होती है ना डायरेक्टर्स को, मीटिंग की और एक्स्ट्रा सर्विसेज की। मीटिंग के केस में स्केल, क्योंकि ये रूटीन नेचर की सर्विसेज है। एक्स्ट्रा सर्विस कोई सी भी हो सकती है, तो उसमें तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस किस्म की सर्विसेज उनसे ऑब्टेन करनी पड़ेगी। लेकिन मेन रूल क्या है? आर्टिकल्स को सामने रखना है, या मेंबर करेंगे या डायरेक्टर्स, खत्म कहानी, डन हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? नहीं, हाँ, अगर मेंबर्स कहते हैं, असल में बेसिकली ये पावर्स मेंबर के पास होते हैं, लेकिन मेंबर्स बाज़ औक़ात ये डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट करने का मतलब मेंबर कहते हैं यार ये छोटा सा इशू है, ये हम नहीं, आप खुद ही अप्रूव कर लें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डायरेक्टर रीजनेबल अप्रूव करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर इस पावर को मिसयूज करे तो आइंदा से मेंबर्स कहते हैं हम खुद ही अप्रूव कर देंगे आपकी रिम्यूनरेशन। ठीक है, हाँ, पहली बारी मेंबर्स की है। अगर मेंबर्स ये रिम्यूनरेशन अप्रूव नहीं करते ना या डिटरमिन नहीं करते फिर डायरेक्टर्स करेंगे। पेमेंट लिखा है, पेमेंट में कैश नॉन कैश नहीं बताना, बैंकिंग चैनल नहीं, मेरा यहाँ पे फोकस उसका अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एंड परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन के ऊपर है, कैश नॉन कैश के ऊपर नहीं है। आप ये एग्री करते हैं कि इसमें रिम्यूनरेशन डिटरमिन कैसे की जाएगी, इसके ऊपर फोकस कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है। रिम्यूनरेशन से भी ज़हन में आ सकता है, लेकिन या तो दोनों पॉइंट लिखें, लेकिन अगर एक ही पॉइंट लिखना तो कौन सा पॉइंट लिखेंगे? कैश वाला या कि ये रिम्यूनरेशन वाला लिखेंगे। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के लगा है कि इसमें उसका फोकस कैश नॉन कैश के ऊपर है? नहीं, हाँ, क्लियरली कर रहा है फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एंड परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्सप्लेन वेदर आर नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन। अच्छा, ये आईकैप का क्वेश्चन आ गया, पिछला क्वेश्चन भी आईकैप का था। ओके, वेदर आर नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ये आईकैप का लॉ में एक कंपनी लॉ के अंदर एक बड़ा पुराना तरीका वारदात है। क्या? पूरे लॉ में से कोई सा कंसेप्ट उठाता है, उसमें थोड़ी गड़बड़ करता है, और फिर स्टूडेंट से पूछता है बताओ ये कंपनी लॉ के मुताबिक है क्या नहीं। हमने देखना इसमें जो गड़बड़ उसने की होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करना। अब यही कह रहा है मैं 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, गौर से पढ़ के बताओ ये कंपनी लॉ के मुताबिक, कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं है। आपने गौर से पढ़ना है। इसमें अगर आपको कोई गड़बड़ नजर आए तो उसे फिर बता देना है। ये गड़बड़ हो सकती है 2 तरह की, हो रही है ना गड़बड़ हो सकती है 2 तरह की। एक होती है एरर, एक हो सकती है ओमिशन। एरर या ओमिशन, एरर का मतलब क्या है कि जो उसने लिखा है ना उसने गलत लिखा है। ओमिशन का मतलब क्या है, जो लिखा है पूरी बात नहीं लिखी, आधी बात लिखी है। इसकी कुछ कंडीशंस भी थी, इस कंसेप्ट की कुछ एक्सेप्शंस भी थी जो उसने नहीं लिखी। तो एरर और ओमिशन
एग्री करते हैं कि दोनों गलत ही होते हैं? तो अगर ये स्टेटमेंट में एरर है, एरर निकालेंगे, अगर ओमिशन है तो ओमिशन लिखेंगे। पहला, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। Remuneration for performance of extra services, including holding of office of chairman, attending board meeting, is decided by chief executive. बोर्ड का लेकिन बताइए स्केल, कंपनीज, आर्टिकल्स, ये वाली बात लिखेंगे कि नहीं इसमें? नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? स्केल की बात एक्स्ट्रा सर्विसेज में नहीं थी, अटेंडिंग मीटिंग। स्केल की बात एक्स्ट्रा सर्विसेज में नहीं थी, तो कहां थी? अटेंडिंग मीटिंग। ये क्या है? ठहर जा, ये क्या है? ये अटेंडिंग और अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग वाली बात भी आ गई ना, एक्स्ट्रा सर्विसेज वाली भी आ गई। फर्क सिर्फ ये कि उसने पहले एक्स्ट्रा सर्विसेज लिख दिया, बाद में बोर्ड मीटिंग लिख दिया। हमने पहले बोर्ड मीटिंग पढ़ा था, बाद में एक्स्ट्रा सर्विसेज पढ़ा था। चलिए बहरहाल ये तो कंफर्म हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करता। कंपनीज के आर्टिकल्स के मुताबिक मेंबर्स या डायरेक्टर्स करेंगे। डन। मार्क्स ज्यादा हैं इसलिए मेरा ख्याल है आप दोनों अलग-अलग लिखें, यानी बोर्ड मीटिंग वाले अलग लिख दें, एक्स्ट्रा सर्विस खींचना ही है। हालांकि दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है स्केल का, बाकी कंसेप्ट सेम है, लेकिन नंबर ज्यादा ना, दोनों को अलग-अलग लिखें। एरर और ओमिशन दोनों चीजें आ रही है ना। एरर ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव वाला, और ओमिशन ये कि उसने स्केल वाली बात नहीं। वो एरर तो ये है कि उसने चीफ एग्जीक्यूटिव को कहा डिसाइड कर रहा है। हम ये लिखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं कर, पहले तो हम ये लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करता, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, तो फिर कौन करता है वो उसे बताएं। डन। बी, ए डायरेक्टर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये ठीक है? गलत है? पार्टली करेक्ट है, कंप्लीट नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। वो कौन से केसेस हैं? कंडीशन मोर देन 90 डेज आउटसाइड पाकिस्तान, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, और सीजेस टू होल्ड ऑफिस एज सून एज डायरेक्टर रिटर्न्स टू पाकिस्तान। तीनों कंडीशन थी ना, तीसरी भूल गए थे ना आप? तो दूसरी भी भूल गए थे, दूसरी भी भूल गए थे। नहीं, डायरेक्टर्स की अप्रूवल वाली आपने सिर्फ 90 डेज की बात बताई थी, मुझे डायरेक्टर्स की अप्रूवल की बात नहीं बताई थी। और जैसे ही वापस आएगा, हाँ, तो सब्सिट्यूट डायरेक्टर फारिग हो जाएगा, ये भी नहीं बताया। चलिए बी क्लियर हो गया? कैसे आगे चलें? नेक्स्ट, इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ केएम लिमिटेड ऑन फॉलोइंग मैटर्स। कहता है भाई इन मैटर में मसला, आपने इतना लॉ पढ़ा हुआ है। डायरेक्टर्स कहते हैं हमें तो कुछ लॉ आता ही नहीं है, सारा लॉ तो आपको आता है, जरा हमें ये मसले पेश आ गए, इनके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिए, फैसला कीजिए। पहला, फैसल वन ऑफ द डायरेक्टर विशेस टू असाइन हिज ऑफिस टू सईद एज फैसल इज गोइंग अब्रॉड फॉर पर्सनल वर्क। फैसल नो क्यों? 90 डेज अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स एज सून एज ही रिटर्न पाकिस्तान। तीनों बातें, चार नंबर 3 बातें। हाँ, पहले बताएंगे ना कि नहीं कर सकता, बाद में एक निशान बताएंगे, सीधी थोड़ी बता देंगे। ठीक है, पहले से बताएंगे फैसल असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कर सकता, फिर उसके बाद बताएंगे हाँ एक काम कर सकता है, क्या? अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर। बी, the CEO has refused the personal loan application of Y, who is also employed as a technical director, on the premise that grant of any loan to director is prohibited under the law। तो सही कह रहा है? नहीं सही कह रहा? लाइट बंद हुई है तो ज्यादा अच्छा नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग में क्या बेहतर होता है, लाइट बंद करके। चलें कल के लेक्चर में ना हम कोशिश करेंगे लाइट बंद करके, फिर इसका देखेंगे रिकॉर्डिंग में क्या है। 3 मूवीज नहीं है पाकिस्तान। कौन कौन से? नाम तो बताओ। अच्छा, रामस, और एक इमरान हाशमी की है। अच्छा, एक मिनट 3 मूवीज वो पता है, उनके कैरेक्टर्स क्या है वो भी पता है। जरा मुझे बताइए वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर पॉइंट हो सकता है, वो बता। वो नहीं पता, फिर कहते सर आई क्या पास, हम तो पढ़ समझ जाते हैं।
बोलना बोलना भाई, और जल्दी बहुत बड़ा हमने गेट आई तेरी थोड़े। हाँ, फुल टाइम एम्प्लॉय। अच्छा, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ ये पढ़ाने के बजाय मूवी लगा के पैसे इकट्ठे करें, शायद ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बिजनेस आइडिया अच्छा है भाई का। हैज रिफ्यूज्ड अ पर्सन, हाफ हाफ करेंगे। हाँ, मूवी दिखाऊंगा मैं, होगी आपकी। ये कहना चाह हाफ हाफ भी करेंगे भाई, पूरे पैसे मैं दूंगा ना, लेकिन मूवी मेरी नहीं होगी। चले, रिवर्स पर्सन, उसे कहा लोन नहीं देने का, लोन नहीं देना, क्योंकि लॉ कहता है किसी डायरेक्टर को लोन नहीं देना। सही कह रहे हैं ना? लोन दे सकते हैं किस कंडीशन में? हाँ, मेंबर्स की अप्रूवल, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो कमीशन की अप्रूवल भी दे दे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं इस कंसर्ट में, अभी डायरेक्टर बने हैं, डायरेक्टर बनने के बाद लोन लेना चाहते हैं, अप्रूवल्स चाहिए दोनों, लिस्टेड कंपनी है तो। एक और केस पूछूं आपसे, लोन पहले लिया हुआ है, डायरेक्टर बाद में बने हैं, अब अप्रूवल चाहिए कि नहीं? अभी भी अप्रूवल चाहिए, हालांकि लोन पहले लिया था, लेकिन जब डायरेक्टर नहीं थे, जैसे सीएफओ के ऊपर लोन लेने की पाबंदी नहीं है, सीएफओ को लोन दे सकते। एक बंदा पहले सीएफओ था, उसको लोन दिया, अभी वो लोन की अमाउंट पेंडिंग है, अब उसको हम कह रहे हैं तुम डायरेक्टर बन जाओ, क्या अब डायरेक्टर बनने के लिए अप्रूवल की जरूरत है? क्योंकि अगर उसको डायरेक्टर बनाते हैं ना, तो लोन टू डायरेक्टर इकट्ठी हो जाएगी दोनों चीजें, तो वो प्रोविजन एक्टिवेट हो जाएगी हमारी लोन टू डायरेक्टर वाली। तो लोन चाहे डायरेक्टर बनने के बाद लिया हो या डायरेक्टर बनने से पहले लिया हो, अप्रूवल चाहिए होगी। अगर जिसको लोन दिया उसको डायरेक्टर बना रहे हैं, पहले डायरेक्टर नहीं था, उस वक्त नहीं चाहिए थी, लेकिन जब डायरेक्टर बना रहे हैं तो अप्रूवल चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। मिस्टर हमीद, हु इज नो थैंक यू, हु इज डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। मिस्टर हमीद डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में, इज प्लानिंग टू मूव टू यूरोप for 1 year to set up his own business. In the light of Companies Act 2017, you are required to respond to his request for advice as regards his responsibilities under the Companies Act in respect. कहता है भाईजान आप एक्सपर्ट है, लाओ, मैं तो एक्सपर्ट ही कोई नहीं हूँ, मैं तो यूरोप जा रहा हूँ, मुझे यार कुछ लीगल मामलात के ऊपर मशवरा तो दीजिए। पहला मशवरा, उसने कहा अटेंडिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, मेरी क्या जिम्मेदारी है एजीएम अटेंड करने के हवाले से? कोई जिम्मेदारी नहीं है। डायरेक्टर्स के लिए लाजमी नहीं है एजीएम अटेंड करना, डायरेक्टर्स के लिए जनरल मीटिंग अटेंड करना लाजमी नहीं है, मेंबर्स के लिए भी लाजमी नहीं है। मेंबर्स की मर्जी है, चाहे जाएं चाहे ना जाएं, चाहे खुद जाएं चाहे किसी प्रॉक्सी को भेज दें, मेंबर्स के लिए भी लाजमी, डायरेक्टर्स के लिए भी लाजमी नहीं है। तो ए जनरल मीटिंग को अटेंड करना डायरेक्टर्स के लिए लाजमी नहीं। हम उसे कह सकते हैं एजीएम को भूल जाओ, कोई मसला नहीं, होने दो, तुम्हारा होना जरूरी नहीं है। फिर कहता है बी, अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। 3 साल 3 कंसेक्यूटिव में, हम कहेंगे बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है जरूरी है। अगर आप 3 कंसेक्यूटिव, अच्छा अब आपने गलती ढूंढनी है इसमें, अगर एक डायरेक्टर 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। लीव ली हुई है, आफ्टर ऑब्टेनिंग लीव लिए तो फिर चाहे 10 मीटिंग अटेंड ना करें बोर्ड मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोर्ड मीटिंग के केस में हम क्या करेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। अगर आप विदाउट लीव 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट, सी कंडीशन अंडर विच ही मे बी अलाउड टू साइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन। ये तो हम कई दफा बता चुके हैं, है ना? बताओ फिर एक दफा आप भी बता दें। मैं तो कई दफा बता ही चुका हूं ना, एक दफा आप भी बता दें मेरे भाई। नहीं बताया असाइनमेंट 90 days outside Pakistan, approval of directors as soon as he returns। 31 नहीं, क्यों बस कर रहे हैं? अच्छा, एक शर्त पे बस कर सकता हूं, अगर बाकी के क्वेश्चन सारे आप रिटर्न फॉर्म में करके लें, कर लाएंगे, देख लें, ये ना इधर के 5 मिनट बचा रहे हैं, घर जाके आधा घंटा बैठना पड़ जाए, बैठ जाएंगे। चलिए, आपकी होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक है ना, रिटर्न फॉर्म में, और एमसीक्यूज भी। चलिए ठीक है, कल हमने स्टार्ट में चेक करने हैं, और जो अब तो रमजान भी खत्म हो गया, तो जिस ने असाइनमेंट ना की हुई तो वो खड़ा कर देना क्लास में। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।